क्या जसूली का सतीत्व बरकरार रहता है? क्या गोविंद दोबारा घर आता है? क्या गोविंद और जसूली का पुनः मिलन होता है? कहाँ हमारे वीडियो जो होते हैं वो सामाजिक मुद्दों पे होते हैं। और अगर आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं, देखते रहते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में जो अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, घर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वह है शिवानंद नौटियाल जी की एक कहानी। वरिष्ठ साहित्यकार शिवानंद नौटियाल जी जो एक राजनीति के बड़े जानकार थे, राजनीतिज्ञ थे। आप विधायक भी रहे हैं कर्णप्रयाग से, और उत्तर प्रदेश सरकार में आपने कर्णप्रयाग क्षेत्र का नेतृत्व भी किया है। इसके साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार आप रहे हैं। तो आपकी साहित्यकार की नज़र एक कहानीकार के रूप में आपकी कहानी धार माँ की गैणी जो बहुत ही मार्मिक है उसे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे वीडियो जो होते हैं वो सामाजिक मुद्दों पे होते हैं, जन जागरूकता पे होते हैं, और कहानी इस तरह से होती है, धार्मिक चीज़ों पे होती हैं। तो कृपया आप चैनल पे बने रहिएगा। और एक अपील और कर रहा हूँ, अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे बड़े भाई साहब श्री SP जोशी जी, उनके ब्लॉग जो उत्तराखंडियत पे आधारित होते हैं, उत्तराखंड की कल्चर को दिखाते हैं, संस्कृति को दिखाते हैं, जन मुद्दों पे बात करते हैं, उनका ब्लॉग है नानू की सानू। उस पर भी आप जाकर उत्तराखंडियत को देख सकते हैं, उत्तराखंड के से संबंधित जो संस्कृति है उस पर आप देख सकते हैं। तो आज चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है धार माँ की गैणी। इसका मतलब है पहाड़ के ऊपर टिमटिमाता एक तारा। क्या है वो तारा? तो देखिए, कहानी में बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है अब। चंगुर गांव का आज इतिहास बदल गया है। सारा गांव ऊंची जगह पर बस गया। फिर भी उस पुराने गांव में एक पुराना मकान उस गांव का इतिहास आज भी बता रहा है। इस गांव के उस मकान की तरह लोग भी उस मकान का इतिहास बताते हैं। करीब 40-50 वर्ष पहले की बात है। जेठू चंगुर गांव का प्रधान था। वह मिलनसार और सज्जन व्यक्ति भी था। वह दानी व्यक्ति भी था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसका एकमात्र बेटा उसका ही एक सहारा था। उसका बेटे का नाम गोविंद था। गोविंद को ही उसने पाल पोस कर बड़ा किया। जब गोविंद 1.5 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो चुका था। एक दिन वहाँ खुशी के बाजे बजने लगते हैं। जेठू के जो उदास मुंह है, जो शुष्क मुंह है, उस पर पानी आ जाता है। खुशियाँ उसके घर में आने को तैयार होने लगती हैं। लोगों ने अब आपस में बात की कि गोविंद जो है अब बड़ा हो गया, उसकी शादी कर लेनी चाहिए। तो उसी खुशी में जो है सब बात करते हैं और जेठू गोविंद के परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यानी गोविंद के लिए रिश्ता तय करने की बात होती है। गोविंद को एक किस्म से या जेठू को एक किस्म से गोपनीय खजाना मिल जाता है। रुपए तो 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, पर लड़की बहुत सुंदर है, गौर यानी गोरे रंग की है और एक हरा छरछरा बदन है, देखने योग्य है। कर्ज बहुत बुरी बला होती है, इस बात को जेठू अच्छी तरह समझता था, किंतु अपने गोविंद के लिए उसने क्यों कमी करनी थी। वह नेत्र सिंह सेठ के पास गया और 1,000 रुपये कर्ज लेकर आता है और बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर देता है। शादी उसकी जसूली नाम की लड़की से हो जाती है। जसूली शादी के बाद आते ही पूरे घर को संभाल लेती है। जेठू यह देखकर बहुत खुश था और सबसे कहता था कि मेरी बहू बहुत
बंद है, मेरी बहू बहुत समझदार है। वह सबसे यही बात गांव में कहता रहता। पर खुशी के दिन उसके भाग्य में बहुत अधिक नहीं थे। जो घर के आंगन की दीवार थी, जिसको पीढ़ा कहते हैं, उस पर बैठे बैठे ही उसके एक दिन प्राण निकल जाते हैं। सारा गांव रोने लगता है। जसूरी और गोविंद ने तो 3 दिन तक चूल्हे में आग तक नहीं जलाई, क्योंकि जेठू ही उनका एक मात्र सहारा था। फिर धीरे धीरे जो है दुख सहन होने लग जाता है। नीति यही होती है, नियति का यही होता है। दोनों जवान थे, गप्पों में ही रातें उनकी कट जाया करती थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं थी। दोनों मीठे मीठे सपने देखते। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब समय निकल गया। किंतु दिन के बाद काली रात भी अवश्य आती है, और सुख के बाद दुख भी और दुख के बाद सुख भी। लेकिन इस बार गोविंद के सुख के नहीं बल्कि दुख के दिन आ चुके हैं। एक दिन नेत्रु साहूकार, जिससे जेठू ने कर्ज लिया था, वह आ जाता है और गोविंद से के पापा के उसके पिताजी के द्वारा लिए कर्ज की बात करता है। गोविंद को गुस्सा आ जाता है। इस पर नेत्रु ने उसे खूब गालियां दी। गोविंद ने उसे मियाद तक रुपए कर्ज चुकाने का वचन देता है। पर गेहूं होते तो हम क्यों रोते, यदि रुपए होते तो कर्ज ही क्यों लेते। जिसके पास रुपए नहीं होते वही कर्ज लेता है। निराश जसूरी और गोविंद के पास रुपए लौटाने का कोई साधन नहीं था। यदि वे खेत साहूकार को दे देते, फिर खाते क्या। एकमात्र सहारा उनकी खेती थे। इन्हीं से वो उनका जीवन यापन चलना था। और गोविंद और जसूरी के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो चुका था। गोविंद ने नौकरी करने की ठान लेता है, लेकिन जसूरी उसे मना करती है कि हम यहीं रहेंगे, यहीं कमाएंगे और जितना हो सकेगा हम नेत्रु सेठ का कर्ज उतार लेंगे। तथापि उसके बावजूद भी गोविंद जो है परदेश जाने का मन बना लेता है। सुबह का समय जब होता है तो वह परदेश जाने को तैयार हो जाता है, और जसूरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रोते हुए कहती है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो सीधे घर वापस आ जाना। साहूकार को खेत दे देंगे, इनका हमने क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी कुशल चाहिए, हम गरीबी में ही अपना दिन काट लेंगे। गोविंद ने जसूरी को अपनी छाती में लगाकर कहा, अपना दिल कमज़ोर मत करो जसूरी, सभी मर्द नौकरी करने तो परदेश जाते हैं। यह कहकर वह ऊंचे स्थान से होकर ऊंचे पहाड़ की ओर आगे, पहाड़ के रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगता है। जसूरी उसे अपने आंगन में देखती रहती है, निहारती रहती है। उसने देखा कि जैसे गोविंद पहाड़ की दूसरी ओर गया, ठीक उसी वक्त उस पहाड़ के ऊपर भोर का तारा, सुबह का तारा, टिमटिमाता हुआ तारा, जिसे धार माँ की गैनी कहते हैं, वह उदित होता है। और जब उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ओ मेरे तारा, हे मेरे धार माँ की गैनी, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, हे मेरी धार माँ की गैनी। इस शब्द ने न जाने कौन सा रहस्य और कौन सी भावना छिपी हुई थी। इसमें दुख था या सुख था, यह तो जसूरी ही जानती थी या उसका दिल जानता था। पर ग्रामवासियों ने इसके पश्चात प्रतिदिन उसके घर पर भोर के तारे के उदय होने पर एक दीपक जलते हुए देखा। जैसे ही धार में वह तारा आता था, जसूरी हर रोज़ सुबह उठकर वो दिया जला दिया करती थी। 1 महीने बाद गोविंद का पत्र आता है, जिसमें वह अपनी कुशल क्षेम लिखता है। उसे नौकरी मिली, पर उसका मन वहाँ नहीं लग रहा होता है।
जसूली ने भी पत्र में लिखी भाषा के अनुरूप कहा, मेरा भी दिल भी नहीं लग रहा है। जसूली सुहाने भविष्य के सपने देखती रही और इस प्रकार कई वर्ष कई साल बीत जाते हैं। गोविंद की वह प्रथम और अंतिम चिट्ठी थी। जसूली अपनी आशा की दुनिया में कल्पना की उड़ान भरते जा रही थी। रोज़ उसे एक उम्मीद होती थी कि गोविंद लौटेगा, उसका पत्र आएगा। लेकिन कल्पना तो कल्पना होती है, उड़ान भरती रहती है, अथाह कब लेती है। लोग मदमदाते यौवन को उसके घूर कर देखते, पर उस शेरनी की नज़र से नज़र मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। किसी ने कहा कि गोविंद ने दूसरा विवाह कर लिया, किसी ने कहा कि वह जेल चला गया, तो किसी ने कहा वह सन्यासी बन गया। पर जसूली इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होती थी। उसको विश्वास था कि ये जब तक वह भोर के तारे को देख सकेगी तब तक गोविंद को कुछ नहीं हो सकता है। गांव वालों ने उसकी मजाक उड़ाई, पर वह अपने सतीत्व पर अड़िग थी। उसका बाल बांका नहीं हो सका। अब कहानी के दूसरे भाग, कल उसमें क्या कुछ होता है। क्या जसूली का सतीत्व बरकरार रहता है? क्या गोविंद दोबारा घर आता है? क्या गोविंद और जसूली का पुनः मिलन होता है? कहानी के दूसरे भाग में हम देखेंगे। तो आप बने रहिएगा, कहानी का दूसरा भाग अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह कहानी का जो दूसरा भाग है उतना ही मर्म से भरा हुआ है, उतना ही प्रेम से भरा हुआ है, उतना ही श्रृंगार रस से भरा हुआ है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।